हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। कर्नाटक में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसको लेकर हर पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में मसरूफ़ है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका जेडीएस स्पोक्स पर्सन जो अभी बनाए गए हैं। पहले तो हम जनाब असदुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं मास मीडिया की तरफ से कि इन्हें जेडीएस ने कर्नाटक स्पोक्स पर्सन बनाया है। इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे कर्नाटका माइनॉरिटी सेक्शंस के। अब हम असदुद्दीन साहब से बात करेंगे कि कर्नाटक में जनरल इलेक्शंस को लेकर जेडीएस कितनी तैयार है, किस तरह के डिस्ट्रिक्ट वाइज, बूथ वाइज, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किस तरह की प्लानिंग चल रही है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना टाइम दिया। बात शुरू करेंगे जनरल इलेक्शंस को लेकर। जेडीएस कितनी तैयार है? लास्ट टाइम 30+ सीट्स आई थी, इस बार क्या उम्मीद कर रही है, किस तरह की? इस सवाल में छुपा हुआ सवाल ये है कि क्या हर बार जेडीएस 30-35 लेकर अपना सीएम बनाती रहेगी या पूर्ण बहुमत भी कभी लाएगी? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बसवा कल्याण बाई इलेक्शन के वक्त आपने जो इंटरव्यू लिया था वो एक यादगार इंटरव्यू रहा था जी। अब दूसरी बात यह है कि अपना 2023 के इलेक्शंस और आपका एक सवाल ये भी था कि क्या हमेशा 30 वगैरह लेते रहेंगे। 1994 में हमने अपने बलबूते पे हुकूमत भी बनाई है, वो शायद आपके जहन में ना हो। और पिछली बार हम लोगों ने 37 सीट्स जीती थी, उससे पहले 58 थे, तो 30-37 इस तरह का कुछ नहीं है। अब की बार हम लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कम से कम 130 सीट जीतने का टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं। हमने एक जो है ना प्रोग्राम बनाया मिशन 123, जिसके तहत काम हो रहा है। सारे स्टेट में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, बूथ लेवल कमिटीज़ बन रही हैं, हर बूथ पे कम से कम जो है ना 20 जो है ना अपना मेंबर्स हो रहे हैं। बहुत अच्छा एक हमने प्लान बनाया है और हमें उम्मीद है कि अब की बार हम 130 सीट जीतेंगे। अगर बात करें पंचरत्न यात्रा की जी, तो कितना फ़ायदा हो रहा है, या सिर्फ एक ये होता है फौज में हत्ती भारी, उस तरह से तो कुछ नहीं है? देखिए, पंचरत्न का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप मीडिया रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, बहुत ही जो है ना बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है जहां हम जा रहे हैं। और पंचरत्न में जो है ना हमारे जो जिन पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं, जो पॉइंट्स बेसिक पॉइंट कहें वही हमारा सवाल है। बेसिक पॉइंट्स जो हमारे हैं उसमें हम जो है ना गरीबों के लिए हाउसिंग का हमने प्लान बनाया है। हाउसिंग होगी, उसके बाद पंचायत लेवल पर, हर पंचायत लेवल पर एक मिनिमम 30 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें सिर्फ ओपीडी नहीं होगी, वहाँ पे सर्जिकल फैसिलिटीज़ भी होंगी। एक हॉस्पिटल जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का हर पंचायत लेवल पर होगा, मिनिमम 30 बेड का। उसके बाद एजुकेशन, हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इतना ज़्यादा जो है ना अपना हाई करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में कि लोग उसके बाद में प्राइवेट स्कूल्स वगैरह के बारे में सोचना भी छोड़ दें। तो फ्री एजुकेशन होगा 1st to 12th और बहुत ही अपना इंटरनेशनल लेवल का। इसके साथ में हम लोग जो है ना अपना किसानों के लिए हमने जो प्लान बनाया है कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज़, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाएंगी कि जिसके बाद क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारे ये 5 नुकाती प्रोग्राम है। अच्छा, इसके साथ में अपना एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो ये हमारा विजन है, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि रिस्पांस आ रहा है? जी हाँ। ये तो होगी पंचरत्न यात्रा की बात। अगर बात करें सीएम इब्राहिम की, जी, उन्होंने जेडीएस ज्वाइन की, जेडीएस ने अपना प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। जी, माइनॉरिटीज़ की तरफ से हैं वो, आप भी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कई सालों से आप जेडीएस में काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। अब वहाँ पे सीएम इब्राहिम साहब आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, फ़ायदेमंद है या सिर्फ स्ट्रैटेजी है जेडीएस की कि मुसलमान को सदर बना देंगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा? क्या वोट बैंक की राजनीति है? देखिए, जेडीएस ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं की है। इससे पहले हमने मेराजुद्दीन पटेल को भी एक मुस्लिम को सदर बनाया है। हाँ, सदर बनाया था पार्टी का, स्टेट प्रेसिडेंट। और इससे पहले सीएम इब्राहिम साहब को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, दूसरी दफ़ा बनाया है। हम टोकनिज़म में विश्वास नहीं रखते, हम प्रैक्टिकली तमाम कम्युनिटीज़ का जो है ना डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ और उनको सोशल एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल हैं। और जहाँ तक सीएम इब्राहिम साहब के आने से फ़ायदा वगैरह का आपने पूछा, सीएम इब्राहिम साहब के आने से नो डाउट फ़ायदा होगा, क्योंकि 40-50 साल का उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। और मुसलमानों में मैसेजिंग के मकसद से वो नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देवेगौड़ा और कुमारस्वामी, इन दोनों पर हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि
प्रैक्टिकली हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है देवेगौड़ा साहब का 4% रिजर्व, और इसके साथ साथ जो है ना अपना व्हाट डू कॉल इट पॉलिटिकल फील्ड में ZP लेवल तक, तो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट देवेगौड़ा साहब पे और कुमार स्वामी साहब पर है। एक एडेड एडवांटेज CM इब्राहिम साहब के होने से आने से मुझे। आपने कहा कि कुमार स्वामी और देवेगौड़ा साहब का मुसलमान बड़े मेहरबान हैं, वो मुसलमानों पर मेहरबान, उनके लिए बहुत काम किया। जी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हमनाबाद। जी। अगर वो मुसलमानों पर इतने मेहरबान हैं, अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है, तो हमनाबाद में इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि किसी मुस्लिम लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। जी। मगर वहाँ पर रूमर्स ये आ रहे हैं कि CM इब्राहिम साहब के जो साहबजादे हैं फैज़ साहब, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो एक हेलीकॉप्टर से किसी शख्स को उतारकर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ाना कहाँ तक सही है? लोकल के लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर CM इब्राहिम साहब के बेटे को टिकट मिलता है तो देखिए, ये अफवाहें हैं कि CM इब्राहिम साहब के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, अफवाहें हैं। अगर ये तय होता, फौरी लिस्ट में नाम आ जाता, वैसे नहीं है। और हमारी पार्टी, अब देखिए जैसे आप जो लोकल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर। वो लोग कह रहे हैं कि हम 9 लोग लोकल कैंडिडेट हैं, हम में से किसी को टिकट दीजिए। आप एक लोकल सिटीजन का टिकट काट रहे हैं, अगर जस्ट इन केस CM फैज़ साहब को आप टिकट देते हैं तो। देखिए, फिर मैं वही बात रिपीट करना चाहूँगा, स्ट्रेस करना चाहूँगा कि CM फैज़ को टिकट दिया जाना तय हो चुका है। ये रूमर्स हैं, ये जस्ट रूमर्स हैं। और हमारी पार्टी वर्कर्स की अहमियत को जानती है। जी। हमें पता है कि कोई बंदा 28 साल से अपना खून पसीना देकर वहाँ पार्टी को ज़िंदा रखा है, कोई 15 साल से रखा है, कोई 10 साल से। अब वो लोकल वर्कर्स हैं, उनके अपने एस्पिरेंट्स हैं, उनके एस्पिरेंट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, और ये पैराशूट वगैरह के ज़रिए अगर किसी कैंडिडेट को लाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अभी जो है ना एक पॉसिबिलिटीज़ के रेलम में है, सच्चाई इनमें नहीं है। टिकट किसी को भी मिल सकता है। और हम लोग, और ख़ासतौर पर CM इब्राहिम साहब का मैं आपको बता दूँ, उनका डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास है। जी। जब वो अब की दफ़ा उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा था। काउंसिल में लीडर ऑफ काउंसिल कांग्रेस का जो है ना अपना जो लीडर बनेगा, जो लीड करेगा, उसके लिए तकरीबन खुद CM इब्राहिम साहब ने बताया कि 19 MLCs इनके साथ थे। उसके बावजूद इन्होंने जो है ना इनको वो जिम्मेदारी नहीं दी मुसलमान होने के नाते। तो डेमोक्रेसी का कत्ल होने पे क्या नतीजे होते हैं CM इब्राहिम साहब को अच्छे से पता है। तो यहाँ पे वो डेमोक्रेसी का कत्ल होने नहीं देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है ना काम किया जाएगा। अल्टीमेटली टिकट तो एक ही को मिलना है, और यहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। विनेबिलिटी मेन क्राइटेरिया होगा, क्योंकि हमारा मिशन 123 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है ना इनको ये टिकट दिया जा रहा है कि बातें गलत हैं। वो भी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी बनना चाहते हैं। लोकल लीडर्स भी हैं। जो बेस्ट पॉसिबल विनेबल कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। आखिरी सवाल इस इंटरव्यू को मैं ये पूछूंगा कि 2023 के जनरल इलेक्शन JDS अपने आप को कहाँ देख रही है? बूथ लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल किस तरह से काम चल रहा है? माइनॉरिटीज़ को लेकर, मराठास को लेकर, लिंगायत को लेकर किस तरह के काम? कास्ट वाइज देखें, हम एबिलिटी वाइज देखें, माइनॉरिटी वाइज देखें, किस तरह का काम हो रहा है JDS? देखिए, हमारा विज़न बहुत बड़ा है, कम से कम 130 सीट जीतना, जो 1994 के बाद अपने बलबूते पे हुकूमत बनाने के लिए ये पहली दफ़ा हम होल हार्टेडली, सिंसियरली उस दिशा में काम कर रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें हम तमाम कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास मराठा लीडर्स मौजूद हैं, हमारे पास में कुरबा लीडर बंडप्पा कासिमपुर साहब मौजूद हैं, और दीगर लीडर्स हैं, लिंगायत्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सारे लीडर्स हैं। तमाम लोग मिलकर हमारे पंचरत्ना कार्यक्रम की वजह से आवाम जितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है पार्टी के लिए, जो है ना आवाम के दिलों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। वो अब की बार तब्दीली चाहते हैं। तो इस वक्त आवाम का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें इतना यकीन है कि माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कि कई ऐसे लीडर्स जो 2018 में आज कांग्रेस में है, और 2018 में आगे बढ़ कर चिल्ला रहे थे कि JDS BJP की B टीम है, ऐसे कई लीडर्स आज फिर हमारे पास आएंगे। आपके भी कई लीडर JDS में जा चुके हैं। लास्ट अगर 5 साल की बात करें, बिजट ज़मीर अहमद खान एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है। जी। हमारे जो जा चुके हैं, नहीं खैर वो ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में क्या बात करें, वो बेचारे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह हैं। कुछ भी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी बोल देते हैं कि भाई अगर येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बन जाए तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। फिर कभी बोलते हैं कि अगर नहीं, मैं उनके घर के सामने वॉचमैन बन के काम करूंगा। उससे पहले किसी बात पे उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। वो अपने वादा कभी पूरा नहीं करते, उनको सीरियसली मत लीजिए। वो गए हैं, कई लोग आते हैं जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कटिंग अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स,
तकरीबन हर कम्युनिटी का आदमी जो डेवलपमेंट चाहता है, अपने बच्चों के लिए रोज़गार चाहता है, किसान जो अपने क्रॉप की बेटर यील्ड के लिए उम्मीद रखता है, बार हमें पूरा यकीन है कि हम अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। ये थे जनाब असदुद्दीन साहब, कर्नाटका जेडीएस स्पोक्स पर्सन, माइनॉरिटीज़ की तरफ लीड करते हैं, पिछले कई सालों से जेडीएस में माइनॉरिटी की रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। इस तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।